देख लो इसमें प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने क्या बताया, हम लोग गति का समीकरण पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से रिवीजन करेंगे क्योंकि वहीं से पूरी सिस्टम पूरा हमारा वहीं से है। अगर क्षैतिज दिशा में कोई गति हो रही है, ये कौन सी दिशा हो गई? क्षैतिज, क्योंकि पृथ्वी हमारी, पृथ्वी का तल इसी के समांतर है, पृथ्वी के तल के जो समांतर है, पृथ्वी हमारी ऐसे ही है, तो ये क्या हो गया हमारा क्षैतिज। क्षैतिज में अगर कोई गति कर रहा है जिसको एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो ये सरल रेखी गति होती है, सरल रेखी गति होती है। और इसमें जो हमारा गति का समीकरण लगता है, पहला लगता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या लगता है इसमें? दूसरा लगता है हमारा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या लगता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। इसमें क्या होता है, यह u हमारा प्रारंभिक वेग है सभी में, गति जब प्रारंभ होते हैं t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पे जो वेग होता है उसी को कहते हैं प्रारंभिक वेग u। ये क्या होता है? एक समान त्वरण होता है। ये क्या होता है? एक समान त्वरण है जो सभी में देखो है। उसके बाद t क्या होता है? समय। t समय के पश्चात जो वेग होगा उसी को कहते हैं v। यहाँ पे t समय के पश्चात जो विस्थापन प्राप्त होता है वो होता है यस। इस समय वही सेम कंडीशन है, यस विस्थापन प्राप्त करने पे जो वेग बनेगा वही होता है अंतिम वेग v। यानी v अंतिम वेग है जो t समय के पश्चात दिखाता है, और ये t समय के पश्चात विस्थापन बता रहा है। यह बता रहा है कि यस विस्थापन तय करने पर उसका वेग कितना होगा। इसके अलावा अगर दूसरी गति क्या होती है, सीधे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंक दें। कहाँ फेंक दें? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये क्षैतिज घटक होता है जिसको हम लोग हॉरिजेंटल कहते हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहते हैं इसको। ये होता है ऊर्ध्वाधर घटक जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट हो गए हैं। जब वर्टिकल कंपोनेंट में जब हम ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे जाते हैं तो यहाँ एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि अगर हमारा जो g है इसमें गुरुत्वीय त्वरण हमेशा a बराबर g कहाँ लगता है? नीचे की ओर। तो इसमें अगर कोई पिंड गति कर रहा है तो विस्थापन की जगह ऊंचाई तय करता है। विस्थापन की जगह क्या तय करेगा? ऊंचाई तय करता है। बाकी सब सिस्टम यही रहता है। तो यहाँ अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका वेग अगर दिया गया है तो v बराबर u प्लस जी टी लगता है। तो यहाँ प्लस माने दोनों होता है। अगर नीचे आ रहा है तो g अपनी ही दिशा में है तो यहाँ प्लस g हो जाएगा। ऊपर जा रहा है तो g रोकने का प्रयास करेगा क्योंकि g की दिशा कहाँ होती है? नीचे की ओर। g हो गया हमारा गुरुत्वीय त्वरण, इसकी दिशा सदैव नीचे की ओर होती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसी तरह अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस जी, क्योंकि विपरीत दिशा हो गई इसके। जी रोकने का प्रयास करेगा, इसमें हो जाएगा एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेम वही टी समय में ऊंचाई तय करेगा, विस्थापन की जगह ऊंचाई तय करेगा, ठीक है। और अंत में हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे एक ही जगह जी होगा, और अगर ऊपर जा रहा है तो माइनस में, नीचे जाएगा तो प्लस में। ऊपर के लिए हम प्लस लेते, ऊपर के लिए हमारा जो है जी माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि विपरीत सदिश अभी हम लोग पढ़े हैं। गुरुत्वीय त्वरण त्वरण से एक सदिश राशि है, इसकी दिशा नीचे की तरफ है तो नीचे धनात्मक रहेगा। विपरीत ऊपर की तरफ लेंगे तो विपरीत वेक्टर घुमाने पे क्या हो जाता है? ऋण चिन्ह, तो माइनस में काम करेगा। यानी ऊपर अगर लेंगे तो माइनस में काम करेगा, नीचे तो प्लस में है ही पहले से। क्लियर है? तो ऐसे ही यहाँ पर भी है 2, यहाँ पे जाएगा जी एच। यहाँ पे अगर नीचे आ रहे हैं तो प्लस में, ऊपर जा रहे हैं तो माइनस में। ऊपर के लिए माइनस जी का प्रयोग करते हैं। बात में आ गई? ये हमारी कौन सी गति हो गई? ये हो गई ऊर्ध्वाधर गति हो गई। कौन सी गति हो गई? ये हो गई ऊर्ध्वाधर गति, सीधा एकदम, सीधे एकदम ऊपर, एकदम 90 डिग्री पे फेंका जाए तो, हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है,
किसी पिंड को 90 डिग्री पे प्रक्षेपित करना, फेंकना थोड़ा सा कठिन कार्य है, पर इस तरह फेंकते हैं तो सीधे ऊर्ध्वाधर गति होगी। कौन सी गति होगी? ऊर्ध्वाधर गति। और ये हमारी सरल रेखी गति है, ये भी सरल रेखी गति है, और सीधे ऊपर गया तो भी सरल रेखी गति ही होगी। कौन सी गति होगी? सरल रेखी गति होगी। क्यों? क्योंकि ये सीधे ऊपर जाएगा, फिर कुछ दूर जाकर फिर सीधे नीचे आएगा। तो ये रेखा में गति किया कि नहीं किया? किया। अब प्रक्षेप क्या होता है? अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेंका हमने सीधे क्षैतिज में तो एक ही अक्ष में गया, ये ऐसे फेंका सीधे हमने वो सीधे ऊर्ध्वाधर तो भी एक ही अक्ष में गति कर रहा है। तो एक अक्ष में गति किया तो कौन सी गति हो गई? सरल रेखी गति, यानी एक सरल रेखा में गति हो गई। लेकिन अगर इसको हम यहाँ 90 डिग्री से थोड़ा सा हटा दें, जरा सा इसको टाइम, इसको मिटा रहे हैं, मिटा दें, नोट करोगे? अगर इसको हम 90 डिग्री से जरा सा इसको हटा दें, देखो ये हमारा हो गया क्षैतिज घटक, ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर हो गया। अब इसको हम 90 से जरा सा इसको हटा दिया हमने, मान लो वेग v से यहाँ इसको फेंक दिया, वेग u से मान लो फेंक रहे हैं, u प्रारंभिक वेग है ना, मान लो इसको हमने प्रारंभिक वेग u से थीटा कोण पे इसको फेंक दिया। अब ये क्या करेगा? इसके अंदर दो घटक हैं। कितने घटक हैं? दो घटक हैं। इसके पास होगा इधर एक घटक जो होगा वो क्या होगा? यह होगा u cos थीटा, कोण की दिशा में पढ़े हो, कोण की दिशा में घटक क्या होता है? u cos थीटा। बात में आ रही है? इस वेग से अगर हमने फेंक दिया तो एक्चुअल में अब वास्तव में इसके अंदर दो घटकों का योग है। इस दिशा में भी ये गति करेगा और इसके पास ऊर्ध्वाधर घटक भी। ऊर्ध्वाधर घटक क्या बनेगा? ये बनेगा u sin थीटा। तो इसका मतलब कौन सी गति है? ये u cos थीटा इसको किस दिशा में लेके जाएगा? क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज वेग कहाँ ले जाएगा? क्षैतिज दिशा में। और ये कौन सा घटक है? ऊर्ध्वाधर वाला घटक है, तो इसको कहाँ ले जाएगा? ऊर्ध्वाधर में। तो हमारा जो पिंड है इसका मतलब क्षैतिज में भी जाएगा, और या ऐसे फेंके, देखो जैसे फेंकेंगे तो ऐसे धीरे धीरे पिंड हमारा जो है यह धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाता रहेगा। अब देखो, अब इसने जो गति की है यहाँ पर, अब ये जो गति कर रहा है यह गति एक अक्ष में नहीं है, यह दो अक्षों में गति कर रहा है। कितने अक्षों में? दो अक्षों में देखो गति कर रहा है। करेक्ट नहीं कर रहा है? तो ये जो गति कहलाती है, जब दो अक्षों में गति हो गई तो ये सरल रेखी नहीं हुई, ये हो गई समतली गति। कौन सी गति हो गई? ये हो गई समतली गति। ठीक है, यहाँ जो इसका पथ मिलता है, जो रास्ता मिलता है, अब एक सरल रेखा में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रक्षेप गति। जो भी गति कर रहा है उसी को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। यानी जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा यही है, ये ना, देख लो ध्यान से, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है, इससे भिन्न किसी भी दिशा में, इधर फेंक दो, इधर फेंक दो, चाहे इधर फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, जब भी किसी पिंड को फेंका जाता है तो वह, ठीक है, किस पथ पे? ये जिस पथ पे गति कर रहा है इसको कहते हैं परवलयाकार। कौन सा वक्र है? वक्र पथ है। कौन सा पथ है? वक्र पथ। समझते हो वक्र का मतलब? वक्र का होता है मोड़, जिसमें हो कर्व जो मुड़ रहा हो, तो ये कौन सा पथ है? वक्र पथ। और वक्र पथ में हमारे कई आते हैं। देखो वक्र पथ में बता दूं, वक्र पथ में कई आते हैं। जैसे इसमें आता है वृत्ति गति, वृत्त आता है हमारा, वृत्ति गति, उसके बाद आता है परवलय, परवलय, उसके बाद आता है अति परवलय, अति परवलय। ठीक है, वृत्त, अति परवलय, अति परवलय, और एक होता है दीर्घ वृत्त। क्या होता है? दीर्घ वृत्त होता है। ये सभी आते हैं वक्र पथ में। कौन सा पथ है ये? यह मुड़ने वाला रास्ता है। वो वृत्त सभी जानते हो, वृत्त नहीं मुड़ता है। वृत्त हमारा ऐसे बनता है, बनता है ना। परवलय कैसा होता है? परवलय कड़ाही की तरह होता है ऐसे। ठीक है, अति परवलय थोड़ा सा और जो है ऐसे तिरछा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा एकदम। दीर्घवृत्त क्या होता है? ऐसे होता है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त ऐसे होता है, चपटा अंडे की तरह। देखो दो त्रिज्याएं बनती हैं इसमें, एक इधर से एक, दो अक्ष होते हैं इसमें। ये हो गया दीर्घवृत्त हमारा। तो पहली चीज इसका कौन कैसा पथ हो गया? वक्र पथ हो गया। वक्र पथ में क्या क्या आते हैं? वृत्त, परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त, ये सभी आते हैं। कितने हो गए हमारे? 4 हो गए।
इसमें से पहचान कैसे करेंगे? अगर समीकरण बनाया जाए तो वृत्त का बनता है यक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, यहाँ एच मान लो, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ होता है त्रिज्या का वर्ग। किसका वर्ग? त्रिज्या का वर्ग होता है। इस रूप में अगर कोई समीकरण आ गया, इसका मतलब है कि वो किसको व्यक्त कर रहा है? वृत्त को व्यक्त कर रहा है। परवलय में क्या होता है? परवलय में अगर हमारा वाई स्क्वायर बराबर 4ax आ गया, ठीक है, यानी एक दो घात हो तो दूसरे वाला जो है एक घात होनी चाहिए। पास में आ रही है? यहाँ वाई की एक और भी घात हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें किसी एक की दो घात हो तो किसी एक की एक ही घात, दोनों की घात दो दो नहीं होनी चाहिए। पास में आ रही है? अति परवलय में क्या होता है? अति परवलय जो हमारा होता है एक्स स्क्वायर बटे यहाँ पे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो हमारे परवलय और दीर्घवृत्त हैं यही सेम सेम इनके होते हैं, बस प्लस माइनस होता है, एक का प्लस होता है तो एक का माइनस होता है। तो हमें चेक करेंगे कौन व्यक्त कर रहा है, लेकिन हम बता दें पहले से ही कि ये जो पथ है हमारा वो परवलयाकार है। कौन सा पथ है ये? परवलयाकार होता है। अगर किसी भी, अब हम इसको डेरिवेट करके बताएंगे, अगर किसी भी पिंड को हम ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंकते हैं तो हमेशा वो किस वक्रपथ पे गति करेगा? परवलय के वक्रपथ पे गति करता है। इसी गति को हम लोग कहते हैं प्रक्षेप्य गति कहते हैं, और जो रास्ता है इसका जो पथ है इसको प्रक्षेप पथ कहा जाता है। पास में आ गई? तो सबसे पहले एक बार फिर समझ लो, ये परवलय शब्द समझ में आया? परवलय शब्द समझ में आया कि नहीं आया? इसमें एक चीज़ दिमाग में पहले बैठा लो कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, क्योंकि ऊर्ध्वाधर अगर ऊपर फेंक दोगे तो सरलेखी गति हो जाएगी। जब ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में, इधर फेंको इधर फेंको कहीं भी फेंक दो, भिन्न किसी कोण पर, भिन्न दिशा में यानी किसी कोण पर क्या किया जाता है? उसको फेंका जाता है। तो क्या होता है? वह एक वक्र पथ के किस पे? परवलयाकार वक्र पथ पे क्या करता है? गति करता है। परवलयाकार वक्र पथ पे गति करता है। पिंड के इस गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं, तथा पिंड के इस पथ को प्रक्षेप पथ कहा जाता है। जब किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? गुरुत्वीय त्वरण के अंदर, क्योंकि जैसे जब तक ये ऊपर जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण से रोकेगा। गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत क्या करता है? परवलयाकार, किस पे? गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत परवलयाकार वक्र पथ पे क्या करता है? गति करता है। पिंड के इस गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं, तथा उसके पथ को प्रक्षेप पथ कहा जाता है। लिख लो आगे इसमें देख लो। मान लो ये ऊंचाई इसकी क्या हो गई? इसकी ऊंचाई हो गई h मान लो हो गई। अब देखो इसमें होता क्या है। इसमें असल में यहाँ जब हम छोड़ते हैं इसको, चाहो तो थीटा 0 भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आगे हम जाएंगे, देखो जो क्षैतिज यहाँ पे देख लो दो घटक हैं इसके, एक क्षैतिज घटक हो जाएगा x अक्ष में, तो ux बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहला इसमें हम निकालेंगे प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। प्रक्षेप का, चलो पथ पहले देख लेते हैं, रास्ता इसका, ठीक है। प्रक्षेप का रास्ता देख लेते हैं इसमें पहला टॉपिक, उसके बाद फिर आगे और देख लेंगे। इसमें प्रक्षेप पथ पहले देखेंगे तो इसका देखो जो क्षैतिज घटक है ux बराबर, यह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा u cos थीटा। इस दिशा में लाएंगे तो इसको 0 मानोगे तो 0 हो जाएगा। 0 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे यहाँ देखो आगे बढ़ेगा, क्षैतिज के जो क्षैतिज घटक है इसको रोकने के लिए तो कोई नहीं है। मान लो हवा का घर्षण है, बाकी कोई नहीं है, तो हवा घर्षण नगर मान लो, क्योंकि हवा इतना घर्षण तो देगी नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो होता है इसका जो दूसरा घटक कौन है? u sin थीटा। असल में ये दिशा किधर है? यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग है, और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ये वेग का, इस वेग का काम क्या है? इस पिंड को कहाँ ले जाना? ऊपर ले जाना। इसका काम क्या है? पिंड को इधर ले जाना, इस दिशा में ले जाना। इस वजह से पिंड दोनों दिशा में देखो जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, दोनों दिशा में जाएगा। लेकिन इसको तो रोकने वाला कोई नहीं है। मान लो हवा घर्षण नगर मान लो, तो क्षैतिज को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऊर्ध्वाधर वेग को कौन रोकता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण रोकेगा। कौन रोकेगा? इसको जो है विरोध करना पड़ेगा, किसका? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का विरोध करना पड़ेगा।
और यही कारण है कि इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग है वह धीरे धीरे कम होता जाएगा, और धीरे धीरे हमारी वस्तु जो होगी, यह कोण जो होगा हमारा कम होता चला जाएगा। यहाँ पे कोण कम होता जाएगा। यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कम होते होते अंत में ऐसा समय आएगा जब यह कोण क्या हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा। क्योंकि इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग है इसको कौन रोकेगा, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण इसको रोकता जाएगा, मंदन देगा इसको, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण कहाँ लगता है, नीचे की ओर। तो इसको बार बार रोकता रहेगा, और रोकने की वजह से इसका वेग कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और कम होते होते कौन सा वेग का घटक, ऊर्ध्वाधर वाला, ये कम होते होते एक समय ऐसा आएगा जब इसका वेग पूरी तरह शून्य हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ जब पहुँचोगे वही इसकी महत्तम ऊंचाई होगी, क्योंकि अब इससे आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसके पास केवल अब बचा है क्या, केवल बचा है क्षैतिज घटक, यही केवल क्षैतिज घटक बचा है इसका। ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया, पूर्णतया शून्य हो चुका है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया, पूर्णतया शून्य हो जाएगा। और यही कारण है जब ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो गया, ऊपर वाला वेग शून्य हो गया, तो अब जो है ये हमारा ऊपर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर इसको कौन लेके जा रहा था, ऊर्ध्वाधर घटक। और ऊर्ध्वाधर घटक जब नहीं है तो ऊपर ले नहीं जाएगा, तो यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक का, शून्य, यानी अब पिंड हमारा इससे ऊपर नहीं जाएगा। और अब जब ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो गया तो पृथ्वी का लगेगा यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण जी लगेगा, और जो इसको कहाँ खींचेगा, नीचे की ओर। इसलिए फिर से इसमें ऊर्ध्वाधर घटक उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन ये ऊर्ध्वाधर घटक किस दिशा में होगा, नीचे की तरफ होगा। कहाँ होगा, नीचे की तरफ। तो अब इस पिंड में यहाँ से आगे बढ़ने पर इसमें दो घटक मिलेंगे, एक हमारा क्षैतिज तो पहले से ही है, क्षैतिज वाला देखो पहले से है, अब इसको पृथ्वी कहाँ खींच रही है, नीचे की ओर, यह नीचे वाला घटक हो गया, इसलिए इसको वेग मिलेगा इस दिशा में। समझ में बात आई कि नहीं आई। इसी तरह ये पिंड हमारा नीचे चलता हुआ चला आएगा। बात में आ गई। तो यह क्षैतिज वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि क्षैतिज वेग की दिशा में कोई त्वरण नहीं लग रहा है। जब त्वरण लगता है तभी वेग में परिवर्तन होता है। यहाँ वेग के दो घटक हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज की दिशा में कोई त्वरण कार्य किया नहीं, इसका मतलब कि इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन ऊर्ध्वाधर की दिशा में गुरुत्वीय त्वरण जी लगने के कारण इसका वेग कम होता जाएगा। कम होते होते जैसे ही जहाँ शून्य होगा वही इसकी महत्तम ऊंचाई होगी, क्योंकि यही ऊपर ले जाता है पिंड को। क्लियर समझ में आ गया नहीं है। यहाँ जो हम अध्ययन करेंगे दो दिशाओं से करेंगे। पहले चलो इसका प्रक्षेप का पथ निकाल लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि टी समय के पश्चात, कितने समय के पश्चात, टी समय के पश्चात अगर हमने मान लिया कि यहाँ पे टी समय के पश्चात इसका विस्थापन क्षैतिज में यक्स है, क्षैतिज में विस्थापन कितना है, यक्स है, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर में विस्थापन हमने मान लिया क्या है, वाई है। कितने समय के पश्चात, टी समय के पश्चात हमने मान लिया टी समय के पश्चात हमारा पिंड यहाँ पहुँच जाएगा। तो हमें निकालना होगा एक्स वाई में संबंध। अभी हमने बताया था अगर एक्स वाई का संबंध निकालते हैं, संबंध में एक की घात दो मिल जाए और एक की घात केवल एक ही मिले तो कौन सा बन जाएगा, परवलय बन जाएगा। वैसे परवलय होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन तब होती है जब दोनों द्विघात रूप ले लेंगे, तब वहाँ पे तुम्हारा वृत्त भी बन सकता है, अति परवलय भी बन सकता है और दीर्घवृत्त भी बन सकता है। तो उसके लिए सिस्टम अलग होगा। यहाँ देख लो, सबसे पहली चीज़ हमारा क्षैतिज घटक क्या है, यू कॉस थीटा है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, ये है यू साइन थीटा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले यहाँ तक जाने के लिए हमें समय निकालना होगा। माना समय टी में हम यहाँ तक पहुँच गए, समय टी में कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। तो बताओ समय टी, यहाँ मान लो बिंदु हो गया ये ओ, ये हो गया पी। टी समय पश्चात, टी समय पश्चात, ठीक है, यदि पिंड हमारा कहाँ पहुँच जाए, यदि पिंड बिंदु पी पर पहुँच जाए, कहाँ पहुँच जाए, बिंदु पी पर, पी का मतलब एक्स वाई पर हो, तो ये जो ग्राफ है ये हमारा किसके बीच है, ये हमारा यहाँ पर देखो, अगर एक्स वाई है यहाँ पे तो एक्स वाई का मतलब समझ रहे हो, एक्स दूरी यहाँ चला है और वाई एक्स पे कितनी दूरी है, वाई दूरी चला है, यही ना। तो बताओ पहले एक्स बराबर क्या होगा, हो तो एक्स बराबर, एक्स क्या है, क्षैतिज विस्थापन, एक्स क्या है, क्षैतिज विस्थापन है। विस्थापन बराबर होता क्या है, होता है यहाँ पर क्षैतिज विस्थापन। विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर होता है वेग गुणे समय। हम कौन सा विस्थापन ले रहे हैं, क्षैतिज। विस्थापन बराबर होता है वेग गुणे समय होता है, ध्यान देना थोड़ा सा। तो हम यहाँ विस्थापन कौन सा ले रहे हैं, क्षैतिज, तो वेग भी कौन सा लेंगे, क्षैतिज लिया जाएगा।
बात में आ रही है। आखिर क्षैतिज वेग के कारण ही क्षैतिज में विस्थापन मिलेगा। वेग जिस दिशा में होता है उसी दिशा में विस्थापन भी मिलता है। तो वेग हमारा अगर क्षैतिज है तो विस्थापन भी क्या मिलेगा? क्षैतिज मिलेगा। क्षैतिज विस्थापन यहाँ कितना हुआ है? पी तक में यक्स हुआ है। क्षैतिज विस्थापन कितना है? यक्स है। और ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना है? वाई है। क्षैतिज विस्थापन यक्स हो गया तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? क्षैतिज वेग हमारा क्या है? यू कॉस थीटा है। लेकिन यहाँ थीटा जीरो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ प्रारंभिक कोण को ये दर्शा रहा है जिस कोण से हमने इसको फेंका है। क्योंकि यहाँ हमने बताया मार्ग में कोण हमारा क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? क्योंकि ऊर्ध्वाधर वेग का मान घटता जाता है। तो यहाँ पे गुणे समय हमने क्या मान लिया? टी है। समय क्या है यहाँ पर? टी है। तो बताओ टी बराबर क्या आ गया? यहाँ से इसको दबे दो, यक्स बटे यू कॉस थीटा जीरो। ठीक है, हमने किसका मान निकाल लिया? टी का। क्योंकि हमें जो लाना है वो एक्स वाई में लाना है, संबंध निकालना है। अब आ जाओ वाई के लिए बताओ। देखो अब समझो बात ध्यान से, ये हमने जो निकाला क्षैतिज विस्थापन, इस सामान्य नियम से निकाला। विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पे त्वरण नहीं लग रहा है। यहाँ चाहते तो हम गति का दूसरा समीकरण भी लगाते, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगाते। लेकिन क्षैतिज दिशा में जब विस्थापन लोगे यहाँ पर तो उसमें कोई त्वरण नहीं है। त्वरण क्या हो जाएगा? उसमें जीरो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण काम नहीं कर रहा है, जीरो हो जाएगा। और यहाँ जो वेग लेंगे वेग हो जाएगा यू कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ क्षैतिज में जब विस्थापन ले रहे हैं तो वेग भी कौन सा लेंगे? क्षैतिज वाला लेंगे। और समय टी देखो हमने यही लगाया कि नहीं लगाया? यही वाला नियम समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अब आते हैं ऊर्ध्वाधर के लिए। किसके लिए? ऊर्ध्वाधर विस्थापन के लिए। तथा ऊर्ध्वाधर अगर विस्थापन निकालेंगे तो जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन है, ध्यान समझ लो, ऊर्ध्वाधर जो विस्थापन है यहाँ पे वाई है कि नहीं है? ये वाई असल में किससे निकलेगा? ये भी निकलेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान समझना। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, हम बारी बारी लिख रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं हम, ऊपर पहले सूत्र लिख दे रहे हैं ना। विस्थापन किससे सूत्र से निकालेंगे? सूत्र हमारा क्या होगा? सूत्र होगा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। चूंकि वाई जो है ऊर्ध्वाधर है तो विस्थापन हमारा क्या हो गया? वाई ऊंचाई हो गया। यू देखो क्या लेंगे? यह जो विस्थापन है ये कौन सी किस दिशा में है? विस्थापन हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में है। तो यहाँ जब विस्थापन ऊर्ध्वाधर है तो वेग भी कौन सा लेंगे? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर वेग का घटक यहाँ पे क्या है? यू साइन थीटा यहाँ लिया जाएगा। यू साइन थीटा इंटू समय क्या लेंगे यहाँ पर? टी प्लस 1/2। यहाँ देखो त्वरण क्या लगेगा? ऊपर की तरफ जा रहा है पिंड हमारा, तो ऊर्ध्वाधर के लिए क्या लगेगा? माइनस जी। तो हम यहाँ माइनस कर दे रहे हैं और यहाँ पे जी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत? उसके बाद टी स्क्वायर। हमें क्या करना है? हमें पता करना है इसका पथ कैसा है। तो उसके लिए हमने कहा हमें यक्स वाई में संबंध चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम रख रहे हैं एक ही लाइन में, यक्स का मान यहाँ रख देंगे टी के रूप में। देखो टी का मान निकाला है नहीं निकाला है? इस समय यक्स वाई में संबंध मिल जाएगा। तो जाएगा यू साइन थीटा, 0 0 कर लेना यहाँ पे। अब आ जाओ टी का मान कितना है? यह यक्स बटे यू कॉस थीटा है। यू से यू यहाँ पे कट गया है कि नहीं है? और माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर मतलब यक्स स्क्वायर बटे यू कॉस थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देख लो यहीं पर ये जो हमारा असल में आया क्या? असल में हमारा y बराबर आ गया यहाँ पर। असल में यहाँ पे y बराबर हमारा आ गया, ये हो गया टेन थीटा हो गया ना, हो जाएगा यक्स टेन थीटा 0 माइनस 1/2 जी। चाहो तो कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाओ या ऐसे नीचे रहने दो। यहाँ हो जाएगा जी बटे नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0 आई इंटू देखो यक्स स्क्वायर। देख लो खुद ही, इसमें यक्स हमारा स्क्वायर के रूप में 2 घात है इसकी महत्तम में। ठीक है, एक घात है तो ठीक है, 2 घात है तो हम चाहें तो उसको द्विघात में बना सकते हैं। 2 घात हो गई कि नहीं एक्स की, लेकिन वाई की घात कितनी है? 1 घात। यह मात्र किसको, किस वक्रपथ को व्यक्त करता है? परवलय को। अगर यहाँ वाई की भी 2 घात बनती तो फिर हमारे पास ऑप्शन होता है, यहाँ पे वृत्त भी बन सकता था, दीर्घवृत्त भी और अति परवलय भी। तब हमें डीप जाना पड़ता कि कौन सा बन रहा है, लेकिन यहाँ आसान सा मिल गया। यह हमारा किससे है? यह परवलय का समीकरण है। ये क्या है? यह परवलय के समीकरण को व्यक्त करता है, परवलय के समीकरण को। ठीक है,
कि समीकरण व्यक्त करता है किसको, वाई स्क्वायर बराबर 4a वाई को व्यक्त करता है, को व्यक्त करता है। अतः प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, देख लो प्रक्षेप का उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे पहली बात, यहाँ जहाँ से हम पिंड को फेंकते हैं इसे कहते हैं प्रक्षेपण बिंदु। क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्रक्षेपण बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अब देखो नाम में ही रखा है उड़यन काल, उड़यन मतलब उड़ने का, या फ्लाइट टाइम मतलब वही हो गया उड़ना, फ्लाइट मतलब होता है उड़ना। तो इसके जो उड़ने का समय है, उड़ने का समय मतलब जब कि जितने समय में पिंड को प्रक्षेपण बिंदु से क्या किया जाता है, फेंका जाता है ना। तो प्रक्षेपण बिंदु से लेकर, उड़ने से लेकर, यहाँ से फेंकने से लेकर जब तक ये महत्तम ऊंचाई तक प्राप्त करेगा, और महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करके पुनः समतल पे टकराने तक लिया गया समय, पिंड द्वारा प्रक्षेपण बिंदु से फेंकने से लेकर महत्तम ऊंचाई प्राप्त कर पुनः समतल तक टकराने तक लिया गया जो कुल समय होता है उसी को कहते हैं उड़यन काल। यानी जब तक हवा में उड़ता रहेगा वही उसका उड़यन काल है। यहाँ फेंकने से लेकर, वहाँ समतल प्रक्षेपण बिंदु से फेंकने से लेकर समतल पे टकराने तक, पुनः गिरने तक, टकराने तक जो समय लगता है उसी को कहते हैं उड़यन काल कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी पिंड को प्रक्षेपण बिंदु से फेंकने से लेकर, ठीक है, फेंकने से लेकर महत्तम ऊंचाई तक प्राप्त कर पुनः समतल तक टकराने तक लिया गया कुल समय क्या कहलाता है? उसका उड्डयन काल कहलाता है, फ्लाइट टाइम कहलाता है। समझ में आया कि नहीं है? देख लो क्या हो गया इसमें, जितने समय में हमारा पिंड क्या होता है, प्रक्षेपण बिंदु ओ है, प्रक्षेपण बिंदु ओ से क्या होता है, चलकर क्या प्राप्त करता है, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचकर पुनः क्या होता है, समतल पे टकराता है। तो टकराने में जो लिया गया यहाँ तक कुल समय है वही क्या कहलाता है, हमारा उड्डयन काल कहलाता है। लिखने के बजाय समझने की जरूरत है। तो ये उड्डयन काल हो गया जब तक हवा में रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कितना समय लेगा, आखिर उड़ने में कितना समय लेगा। तो पहली बात बता दें, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लेगा उसका 2 गुना समय लेगा ये, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लेगा उतना ही समय क्या लेगा, पी से ओ डैश तक वापस आने में समय लेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ यू से 0 तक गया है। यहाँ पे भी ऊर्ध्वाधर के लिए जी हमारा जो यहाँ पे समय लगा है वो हमारा क्या लगा है, गुरुत्वीय त्वरण ऊर्ध्वाधर के लिए। यहाँ ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय त्वरण क्या लगता है, जी लगता है। इसके लिए कोई त्वरण नहीं है। अब इसमें आते हैं, हमें समय निकालना। क्या निकालना है इसमें, समय। अगर यहाँ पे हमें समय निकालना है तो कौन सा ऐसा फलन है जो हमें समय को बताता है, गति का कौन सा ऐसा समीकरण है जो समय के बारे में बताता है? पहला और दूसरा बताता है। पहला जो बताता है वह वेग से संबंधित है। किससे संबंधित है, वेग से संबंधित है। तो वेग यहाँ हमें प्रारंभिक पता है, प्रारंभिक वेग हमें पता है, पास में आ रही है। और इसके साथ साथ हमें जो है ऊर्ध्वाधर वेग का घटक भी यहाँ पता है। लेकिन दूसरा अगर लेंगे तो विस्थापन चाहिए, विस्थापन हमें नहीं पता है, विस्थापन नहीं पता है कितना इसकी ऊंचाई होगी। तो अब आते हैं, हम लगाएंगे गति का पहला समीकरण। कौन सा लगाएंगे, गति का पहला समीकरण, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया है कि प्रारंभिक वेग हमें दिया गया है। मान लेते हैं यहाँ पे पहले ही माना थीटा 0 कोण पर किसी पिंड को u वेग से क्या किया गया है, वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, यदि देखो प्रक्षेपित कर दिया हमने इसको, तो हमें वेग दिया गया नहीं दिया गया। ठीक है, यदि पिंड महत्तम ऊंचाई पर टी समय में पहुंचता है। कितने समय में, टी समय में पहुंचता है। तो अब देखो यहां पे कितने समय पहुंच गया,
टी समय पे। अब ध्यान सुना, अगर हम यहाँ क्षैतिज की गणना करते हैं तो क्षैतिज में हमें कुछ भी नहीं पता, सिर्फ वेग पता है, इसके अलावा कोई भी डाटा कोई भी चीज़ हमें पता नहीं। अगर ऊर्ध्वाधर की गणना कर, देखो यहाँ गणना हमने कहा ये समतली गति है, 2 अक्षों में गति कर रहा है, इधर यू एक्स में भी कर रहा है इसका एक घटक, और एक घटक इधर यू वाई में भी है। क्या इधर यू वाई में भी है, जिसको हम कहते हैं यू साइन थीटा, यही ना, देख लो है कि नहीं है, एक्स अक्ष में भी वाई में भी है। तो हम दोनों में से किसी एक अक्ष की गणना करेंगे। ये क्षैतिज घटक की गणना कर सकते हैं चाहे ऊर्ध्वाधर की, पर क्षैतिज में हमें कुछ भी नहीं पता है। ऊर्ध्वाधर में अगर चलते हैं तो ऊर्ध्वाधर में एक चीज़ और देख लो, फायदा क्या है, यहाँ वेग में हमें ऊर्ध्वाधर के लोग के ध्यान से देखना, ऊर्ध्वाधर में हमें प्रारंभिक वेग पता है कितना है, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा 0 है। क्लियर सुना रहा है, प्रारंभिक वेग हुआ नहीं ऊर्ध्वाधर में, ऊर्ध्वाधर गणना कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेगा तो ऊर्ध्वाधर में त्वरण क्या लगेगा है। तो हम यहाँ कौन सूत्र प्रयोग करने वाले हैं, यहाँ सूत्र हम प्रयोग करेंगे v बराबर u प्लस ए टी करेंगे, गतिक पहला समीकरण। देखो क्या क्या हमें पता है, यहाँ पे u पता है, प्रारंभिक वेग क्या होगा हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में, u साइन थीटा होगा। त्वरण क्या होगा प्रारंभिक दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या होगा, माइनस जी का प्रयोग करेंगे क्योंकि ऊपर जा रहा है, क्या करेंगे माइनस जी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यही समय t हमें निकालना है, कितने समय में यहाँ पे महत्तम पहुँचेगा, और जब महत्तम में पहुँचेगा तो वहाँ पे अंतिम वेग इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा ऊर्ध्वाधर वेग जैसे से ऊपर जाते हैं, यहाँ ऊर्ध्वाधर वेग क्या होता जाता है हमारा, कम होता जाता है, किसके कारण, माइनस जी के कारण। माइनस जी हमेशा इसको रोकता है, और रोकते 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 यहाँ पे ऐसा होगा, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि यहाँ देखो मात्र इसके पास केवल क्षैतिज वेग है, केवल यू एक्स है, यू आई का पता ही नहीं है। पता है यू आई का, यहाँ देख लो यू आई का हमें कहीं अता पता ही नहीं है। तो यहाँ अंतिम वेग क्या हो जाएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, 0 हो जाएगा। यही कारण है कि हम यहाँ कौन सा घटक प्रयोग करने वाले हैं, ऊर्ध्वाधर घटक। तो यहाँ पे है तो ऊर्ध्वाधर घटक के लिए देख लो, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंतिम वेग, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग या वही अंतिम वेग मतलब महत्तम ऊंचाई पे, कहाँ पर, महत्तम ऊंचाई पर वेग क्या होगा इसका, महत्तम ऊंचाई पर वेग क्या होगा, 0 होगा। बात सुना रही है, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए जो अंतिम वेग होगा वो महत्तम ऊंचाई पे क्या होता है, 0 होगा। समझ में आई कि नहीं बात, क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि जैसे ये ऊपर यहाँ से गति करना शुरू करेगा, माइनस जी इसके ऊर्ध्वाधर गति का क्या करेगा, माइनस जी इसके ऊर्ध्वाधर गति का विरोध करता जाएगा, इसके वेग को कम करता जाएगा। किसी पिंड को ऐसे फेंक के देखो तो ऐसे फेंक देते हैं, तो देखो क्षैतिज में तो हमेशा लगातार आगे बढ़ता ही जाएगा, क्षैतिज में इसको ऐसे फेंक दें लगातार आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब ऊपर वाला जो इसका वेग है उसको कौन रोक रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, और ऊपर वाला वेग कम होते 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 जैसे यहाँ पहुँचेगा अंतिम वेग यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर गुरुत्वीय त्वरण अभी आगे छोड़ेगा नहीं इसको, ऐसे पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण ऐसे आसानी से छोड़ देता तो हम लोग आराम से अंतरिक्ष में चले जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन इसके बाद अब यहाँ तक इसका वेग 0 कर दिया घटाते घटाते, अब यही जी अब इसको अपनी ओर खींचेगा, तो अब इसके कहाँ आएगा, ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। बात में आ गई। तो जो हमारा ऊर्ध्वाधर वेग है जी पहले क्या करता है, ऊपर जाने वाले पिंड के वेग को रोकते रोकते कम करते करते मंदन का काम करता है। माइनस जी क्या लगता है ऊपर जाने वाले पिंड पर, माइनस जी रोकते रोकते 0 करेगा, फिर इसको अपनी दिशा में घुमा लेगा। लेकिन क्षैतिज में क्या मिला, देखो यहाँ से चला, यहाँ से पिंड हमारा, क्षैतिज में क्या है, क्षैतिज जो घटक है वो लगातार इसको आगे ही लेके जा रहा है, लगातार आगे लेके जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई नहीं है, दिक्कत किस में है, गुरुत्वीय त्वरण वाले में। अब आ जाओ इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ रखो u, यहाँ पे ये वेग अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0, सुन रहा है, और ये हो जाएगा हमारा u प्रारंभिक वेग क्या है, u cos थीटा 0 है कि नहीं है। हमने 0 क्यों माना है, हमने कहा बार बार कोण यहाँ बदलता रहेगा, हर बिंदु पे कोण घटेगा बढ़ेगा, कोण यहाँ ऊपर जाएंगे तो घटता ही जाएगा। देखो क्यों घट रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो वेग का शीर्ष है वो कम होता जा रहा है, ऊर्ध्वाधर वेग, और फिर यहाँ जब आएंगे तो फिर से कोण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इतना समझ में आ गया सबको। यहाँ तोड़ क्या लगेगा, माइनस जी, और यहाँ पर जाएगा टी, एकदम आसान सा है, माइनस जी टी को उधर लेके आ जाओ, जी टी हो गया प्लस जी टी, ये हो गया यू कॉस थीटा 0 हो गया। तो समय टी बराबर क्या हो गया, यू कॉस थीटा 0 अपान हो गया जी। ये समझ में आया कि नहीं है,
लेकिन ये जो समय है, इतने समय में पिंड हमारा कहाँ पहुँचेगा? महत्तम ऊंचाई तक पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? महत्तम ऊंचाई तक पहुँचेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? पिंड कहाँ तक पहुँचेगा? महत्तम ऊंचाई तक। अभी इसका आधा उड़ने का काल अभी बचा हुआ है, आधा इसका उड़ने का समय अभी बचा हुआ है। असल में हमने जो निकाला है क्या है? आधा है। अतः जितने समय में हमारा पिंड, यहाँ लिख सकते हो, लिख लेना, जितने समय में हमारा पिंड क्या होगा? ओ से पी तक पहुंचता है, उतने समय में क्या होगा? पी से ओ डैश तक पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे अब प्रारंभिक वेग ऊर्ध्वाधर में शून्य हो गया है। बात में आ रही है? उतने ही समय में फिर पहुंचेगा। तो जितने समय में ओ से पी पहुंचता है, उतने समय पी से कहाँ पहुंचेगा? ओ डैश तक पहुंचता है। अतः उड्डयन काल क्या हो जाएगा? उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम, उड्डयन काल हो जाएगा हमारा कैपिटल टी बराबर हो जाएगा 2t। होगा कि नहीं होगा? एक टी में तो ये यहाँ से यहाँ गया है, फिर एक टी समय कितना लेगा यहाँ से यहाँ तक आने में? 2t हुआ कि नहीं हुआ? यानी हमारा सूत्र तब क्या बनेगा? हमारा सूत्र बनेगा इसका 2 गुना हो जाएगा। तब टी का मान रख दो, यहाँ 2 हो गया, टी का मान है u cos थीटा 0 अपान क्या है? g। यही हमारा सूत्र होता है उड्डयन काल का। यानी अगर हमें प्रारंभिक वेग दे दिया जाए और कोण दे दिया जाए, किस कोण में फेंक रहे हैं, तो हमें समय यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम समय की गणना कर सकते हैं। अब समझना ध्यान से, इतने समय में हमारा ऊर्ध्वाधर वाला जो है, यह ऊंचाई ऊपर जाएगा और यह ऊंचाई और फिर से वापस आ जाएगा। ऊर्ध्वाधर विस्थापन यहाँ क्या है? शून्य है। अगर वास्तव में देखो तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन नेट क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि इस जो टी है, जो समय दिखा रहे हैं, इसमें आधा समय में, आधा समय मतलब केवल यू cos थीटा बटे जी में यहाँ से ऊर्ध्वाधर में महत्तम ऊंचाई जाएगा और फिर यू cos थीटा 0 में महत्तम ऊंचाई से फिर कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? और इतने ही टी समय में हमारा जो पिंड होगा ये यू cos थीटा वेग से ये क्षैतिज में भी तय करेगा। बात में आ रही है? तो यहाँ ऊर्ध्वाधर में विस्थापन हमें एक्चुअल में क्या मिल रहा है? शून्य मिलेगा, क्योंकि जहाँ से चला वहीं तक आ गया। मान लो ये समतल नहीं होता, ऊपर नीचे होता, तो तब मिलता हमें। बात इतनी समझ में आ गई नहीं आ गई? इसको नोट कर लो। कुछ देख लो इसमें। असल में हम कौन सा घटक ले रहे हैं? ऊर्ध्वाधर घटक। और ऊर्ध्वाधर घटक में हमारा कास नहीं होता है, क्या होता है? यहाँ होता है साइन थीटा। ठीक है, ये पूरा साइन थीटा होगा, क्योंकि हम लोग क्षैतिज घटक नहीं ले रहे हैं। साइन थीटा 0, पूरा साइन थीटा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं कौन सा घटक? ऊर्ध्वाधर घटक सब ले रहे हैं। इसमें लिखने में गड़बड़ी हुई, बाकी तो मान लो वही बताएं। उड्डयन काल के लिए एक बार तेजी देख लो। उड्डयन काल के लिए हमने कहा उड़ने का पूरा समय होता है। यहाँ हम प्रक्षेपण बिंदु से पहले महत्तम बिंदु के लिए निकालते हैं, और यहाँ से जब ये गति करना शुरू करता है प्रारंभिक वेग से, तो यहाँ 2 घटक होते हैं, यू cos थीटा और यू sin थीटा। क्षैतिज घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है। क्षैतिज पे कोई त्वरण न होने की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है, इस पर -g लगने के कारण, यानी ऊर्ध्वाधर गति जब भी होती है, कोई पिंड ऊपर की तरफ जाता है, तो -g लगने के कारण इसके वेग में निरंतर कमी होती जाएगी। किस घटक में? ऊर्ध्वाधर घटक में। कम होने के कारण यह थोड़ा सा पिंड की गति चपटी होती जाएगी। क्षैतिज में देखो दबता जाएगा ये, और अंत में जैसे महत्तम ऊंचाई पहुंचेगा, इसी के कारण ऊंचाई प्राप्त करता है। किसके कारण? ऊर्ध्वाधर घटक के कारण। अगर किसी पिंड में ऊर्ध्वाधर घटक न हो उसके वेग में, तो पिंड ऊपर नहीं जाएगा। सीधे हम ऐसे फेंक दें, ऊर्ध्वाधर घटक न हो तो सीधे ऐसे जाएगा, जब तक ऊर्ध्वाधर उसको वेग न दिया जाए। लेकिन यह है कि हम आकाश से ऐसे फेंक दें कहीं छत पर से, तो नीचे देखो अपने आप जाता हो। किसके कारण? गुरुत्वीय त्वरण के कारण। गुरुत्वीय त्वरण अपने आप यहाँ से देखो आगे अपने आप इसके अंदर क्या कर देगा? नीचे की ओर वेग दे देगा वो, क्योंकि त्वरण का मतलब ही होता है वेग दे देना। त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग परिवर्तन होता है। तो यहाँ से जब इसको छोड़ेंगे तो ऊर्ध्वाधर वेग कम होते होते अंत पे क्या हो जाएगा? हम महत्तम ऊंचाई पे शून्य हो जाएगा। इसीलिए हमने उसका प्रयोग किया। हमने यहाँ पे सूत्र प्रयोग किया v बराबर u प्लस टी, क्योंकि प्रारंभिक वेग हमें पता है ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, और अंतिम वेग क्या हो जाएगा? महत्तम ऊंचाई पर शून्य हो जाता है। अब हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे बच गया g। ठीक है, ये तोड़ काम करेगा -g। यही समय हमें निकालना है। इस समय को हमने निकाल लिया। इस समय में पिंड हमारा प्रक्षेपण बिंदु से कहाँ जाएगा? महत्तम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। अब जितने समय में महत्तम ऊंचाई से O से P तक पहुंचा है, उतने ही समय में P से कहाँ तक पहुंचेगा? O डैश पर। यानी जो उड्डयन काल हमारा T होगा, कैपिटल T, वह इस समय का क्या होगा? 2 गुना होगा। समझा? क्लियर? 2 गुना होगा। उसके बाद तब इसका हो जाएगा 2u sin थीटा अपान g हो जाएगा। 2 गुना कर दिया हमने। अब अगला टॉपिक इसमें देख लो।
प्रक्षेप की ऊंचाई देख लो। इसमें जो प्रक्षेप की ऊंचाई है, ठीक है, अगर हम किसी यहाँ पर प्रक्षेप की ऊंचाई किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर छड़ निकालोगे तो अलग अलग ऊंचाई निकलेगी। जब किसी पिंड को क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तो प्रक्षेपित करने के पश्चात उसके जो परवलयाकार पथ जो हमें प्राप्त होता है, उस पथ की जो अधिकतम ऊंचाई होती है उसी को कहते हैं प्रक्षेप की ऊंचाई। क्योंकि यहाँ देखो हर जगह ऊंचाई है, हर जगह है कि नहीं है। तो यहाँ इस पथ में सबसे अधिकतम जो ऊंचाई हमें मिलेगी, जैसे यहाँ पे पी पे मिल रही, कहाँ मिल रही है, यहाँ पर, यहाँ में पी पे मिल रही है, इसी को कहेंगे प्रक्षेप की ऊंचाई। ठीक है, प्रक्षेप गति करते हुए किसी पिंड के, ठीक है, किसी पिंड की जो महत्तम ऊंचाई प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रक्षेप की ऊंचाई। या ऐसे कह सकते हो कि प्रक्षेप गति करते हुए कोई पिंड क्या करता है, गति करते हुए महत्तम ऊंचाई तक जाता है और पुनः वापस आता है। जो महत्तम ऊंचाई को धारण करता है या जिस महत्तम ऊंचाई से गुजरता है उसी को कहते हैं प्रक्षेप की ऊंचाई। यानी इन सबको ऊंचाई नहीं कहेंगे, ऊंचाई कौन होगी, यही वाली होगी। तो एक लाइन उसमें लिख लो, केवल एक लाइन लिखो, पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या कहलाती है, प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। उसका उच्चतम बिंदु हो गया, जो भी पिंड का हमारा पथ है इसका जो उच्चतम बिंदु होगा उसकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है उसी को कहते हैं प्रक्षेप की ऊंचाई। पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। अब देखो इसको कैसे निकाला जाए। इसमें हमें यहाँ पे विस्थापन निकालना है ऊंचाई एक तरह से, तो ऊंचाई मतलब विस्थापन समझो। गति का समीकरण हम पहले देखेंगे कौन सा लगेगा, गति का कौन सा समीकरण लगेगा, ये विस्थापन है, हमें वेग प्रारंभिक पता है, और ये जो विस्थापन है ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में है, तो यहाँ हमें पता है यहाँ प्रारंभिक वेग क्या लेंगे हम लोग, u साइन थीटा लेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग है क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है ना, तो ऊर्ध्वाधर वेग लेंगे, प्रारंभिक ये हो गया। अंतिम वेग यहाँ पे क्या होगा, ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होता है। अभी हमने बताया कि जैसे से ऊपर जाएगा कम होता जाएगा और यहाँ पे अंत में ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे हमें प्रारंभिक वेग पता हो गया ऊर्ध्वाधर दिशा में, अंतिम वेग यहाँ पता हो गया शून्य है, और यहाँ पे विस्थापन हो गया। तो हमें क्या पता है, वेग और विस्थापन, हमें विस्थापन निकालना है, वेग दिया गया है। तो वेग और विस्थापन में संबंध कौन समीकरण बताता है, तीसरा। पहला हमारा होता है वेग और समय में संबंध, दूसरा होता है विस्थापन और समय में संबंध, तीसरा होता है वेग और विस्थापन समय। तो यहाँ तीसरे में आते हैं गति के तृतीय समीकरण से। गति के तृतीय समीकरण क्या है हमारा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस से ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, किसके लिए, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए लगाएंगे। तो यहां पर हमारा हो जाएगा अंतिम वेग, यहां बिंदु P पर अंतिम वेग क्या है हमारा, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, और कौन सी गति है, OP के लिए। हम OP के लिए गणना करें ना, तो OP के लिए क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हमारा क्या है, शून्य है। प्रारंभिक वेग यहाँ पे क्या है, ये है हमारा u साइन थीटा 0 है स्क्वायर, प्लस यहाँ पे पिंड ऊपर जा रहा है तो 2 और a का मान क्या होगा, माइनस जी, a का मान क्या होगा, माइनस जी, तो हम यहाँ माइनस कर दे रहे हैं यहाँ जी, और यच क्या है, यही है ऊंचाई हमारी यच। तो हो गया हमारा 2gh, माइनस 2gh को इधर लाएंगे तो प्लस 2gh बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 हो गया। यहाँ से h का मान निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपान हो जाएगा 2g। ये हो गया हमारा प्रक्षेप की ऊंचाई का सूत्र हो गया। ठीक है, यही हमारी प्रक्षेप की ऊंचाई है, ये हो जाएगा हमारा प्रक्षेप की ऊंचाई, प्रक्षेप्य की ऊंचाई हो जाएगा। सिंपल सा एकदम है, समझ में आया कि नहीं है। हमने अगर हम चाहें तो गति का दूसरा समीकरण भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे जटिलता बढ़ी जाएगी क्योंकि उसमें टी के समय में आएगा। यही जो विस्थापन यच है यह टी के रूप में आएगा, तो हमें टी का मतलब उड्डयन काल रखना होगा। तो उतना उल्टी पुल्टी गणना करने से अच्छा है कि यही आसान से कर लिया जाए। यहाँ हमें विस्थापन या यही निकालना है। ऊर्ध्वाधर में जाते हो तो विस्थापन क्या बन जाता है, ऊंचाई बन जाता है, और यहाँ तोड़ हमें दिया ही गया है। प्रारंभिक वेग हम ऊर्ध्वाधर घटक में जानते ही हैं, अंतिम वेग यहाँ P पर जो हमारा होगा वो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। यहाँ सिंपली हमने पक्षांतर करके एच का मान निकाल लिया। यही प्रक्षेप की क्या होगी, महत्तम ऊंचाई, प्रक्षेप की यही ऊंचाई होती है क्योंकि यही उच्चतम बिंदु है जहाँ से गुजरेगा, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक का शून्य होता है। समझ आ गया, नोट कर लो इसको।
इसमें जैसे ये हमारा हो गया, क्या हो गया, प्रक्षेप की ऊंचाई एच बराबर हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 हो गया 2g। अगर हमें किसी पिंड को हम फेंक रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसकी ऊंचाई अधिकतम हो, कंपटीशन कर रहे हैं मान लो पड़ोसी से ढेला फेंकने के लिए, तो अगर मान लो हमें ऊंचाई अधिकतम चाहिए तो अधिकतम ऊंचाई कोण के द्वारा देना चाहते हो। मान लो हमारी क्षमता है कि अगर वेग कैसे देते हैं, अपने बल के हिसाब से देंगे, जितना हमारी क्षमता होगी उतना ही ना वेग देंगे, तो उतने वेग तो मान लो हमने दे दिया। अब हम चाहते हैं कोण क्या चुने कि ताकि ऊंचाई हमारी क्या हो, अधिकतम हो। तो हम बता दें कि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, साइन और कॉस दोनों के अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा अधिकतम ऊंचाई के लिए, यदि थीटा बराबर 90 अंश पर हमारा साइन का मान अधिकतम होता है और 0 अंश पे किसका अधिक होता है, कास का। तो साइन यहाँ थीटा बराबर अगर 0 कर दें तो ठीक है, तो उस समय साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन 90 अंश का मान क्या हो जाएगा उस समय, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय जो हमें ऊंचाई मिलेगी वो अधिकतम ऊंचाई मिलेगी। तो प्रक्षेप की ऊंचाई क्या मिलती है उस समय, प्रक्षेप की ऊंचाई उस समय अधिकतम मिलेगी, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई मिलेगी हमें उस समय। अधिकतम या महत्तम ऊंचाई मिलती है, अधिकतम कहो, अच्छा इसको कहो महत्तम ऊंचाई उस समय मिलेगी हमें। ठीक है, इसको कहते हैं एच मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम यानी अधिकतम। तो उस समय साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ 1 हो गया, ई स्क्वायर बटे 2g आया कि नहीं आया, ये आ गया यू स्क्वायर बटे 2g आ गया। इसका मतलब है कि पिंड को हम सीधे ऊपर फेंक रहे हैं, 90 अंश का मतलब क्या हो गया, सीधे अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो ये सीधे ऊपर जाएगा, उस समय में ऊंचाई अधिकतम मिलेगी। अगर ऊंचाई अधिकतम चाहते हैं तो सीधे 90 अंश पे सीधे ऊपर पिंड को फेंको, ताकि कोई घटक काम ना करे, सीधे यही वेग भी सीधे ऊपर चला जाए और क्षैतिज विस्थापन उस समय क्या मिलेगा, 0, क्षैतिज विस्थापन 0 होगा। हालांकि ये मुश्किल काम है क्योंकि सीधे पृथ्वी के लंबवत फेंकना ये बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि थोड़ा सा भी झुक गया तो फिर कोण इधर प्रक्षेप गति ही करेगा। मैक्सिमम पृथ्वी पर फेंका गया पिंड प्रक्षेप गति ही करता है, क्योंकि जरा सा भी कोण अगर अंश में डैमेज हुआ, इधर उधर गया, तो पिंड हमारा थोड़ा सा क्या होगा, इधर उधर हो जाएगा। क्योंकि अगर असल में 90 अंश फेंक रहे हो तो जहाँ से फेंकोगे एकदम वहीं आके गिरेगा, पर ऐसा कभी संभव नहीं होता। यहाँ से अगर हमने फेंका ऐसे, इसको यहाँ से फेंक दिया तो पक्का है कि यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से हमने फेंका तो पक्का कि यहाँ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जरा सा भी अंश अगर इधर डैमेज हुआ तो यहाँ के बजाय यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, थोड़ा सा हट जाएगा इधर उधर। मेरी बात समझ नहीं आ रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें ऊंचाई क्या मिले, प्रक्षेप में महत्तम मिले, अधिकतम मिले, तो पिंड को हमें 90 अंश फेंकना होगा, उतने ही वेग से 90 अंश फेंको, अधिकतम मिलेगा ई स्क्वायर बटे 2g के बराबर। जितना भी वेग दोगे उसी के हिसाब से ये ऊंचाई हमें अधिकतम मिलेगी। समझ में आया कि नहीं है। प्रक्षेप का परास देख लो, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। पिंड जो है उड्डयन का जैसे उड़ रहा है, उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ, तो जो इसने क्षैतिज दूरी तय की है इसी को कहते हैं परास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रक्षेप का परास। यानी सिंपली भाषा हम कहें तो पिंड अपने उड्डयन काल के दौरान जो क्षैतिज दूरी तय करता है, क्षैतिज दूरी क्या इसने तय किया है, ओ डैश। ठीक है, पिंड अपने उड्डयन काल के दौरान जो क्षैतिज दूरी तय करता है उसी को कहते हैं प्रक्षेप का परास। तो चाहो तो अपने लिख सकते हो, पिंड अपने उड्डयन काल के दौरान जो क्षैतिज दूरी तय करता है, क्षैतिज दूरी क्या तय कर रहा है, ओ डैश जो तय करता है क्या कहलाता है, वही उसे प्रक्षेप का परास कहते हैं। पिंड अपने उड्डयन काल के दौरान जो क्षैतिज दूरी तय करता है, जो क्षैतिज दूरी ओ डैश तय करता है उसे प्रक्षेप का परास कहते हैं, उसे प्रक्षेप का परास कहते हैं। ठीक है, अब प्रक्षेप का परास कैसे निकालेंगे। असल में प्रक्षेप परास है क्या, एक तरह से क्षैतिज विस्थापन है। देख लो, यही ना, यहाँ से हमने फेंका कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक। जैसे ओलंपिक में भाला फेंकते हैं तो उसमें क्या देखते हो, रेंज ही देखी जाती है। हमने भाला उठा के ऐसे फेंक दिया, ये कितना दूर यहाँ से फेंकने के बाद जा रहा है, क्षैतिज दूरी, वही लिया जाता है परास, वही हमारा रेंज होता है। अब इसको हम कैसे फेंका जाए, इसमें देखो, देखो इसको निकालो। असल में परास है क्या, यहां से यहां तक गया है, तो परास क्या है असल में बताओ हमें, ओ डैश क्या है, ये है क्षैतिज विस्थापन। क्या है,
क्षैतिज विस्थापन। तो अगर हम विस्थापन बताओ अगर निकालना हो हमें तो विस्थापन के लिए क्या होता है, हमें कौन सा समीकरण बनता है, हमें दूसरा बनता है। ठीक है, तो यहाँ हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, कौन सा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पर एक बात हमें ध्यान रखना है, यहाँ हम क्षैतिज निकाल रहे हैं और क्षैतिज में त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि कोई त्वरण लग ही नहीं रहा है इसमें। तो ये पोर्शन हमारा पूरा टोटल क्या हो गया, शून्य हो गया। अब बचा क्या हमारा, यस बराबर क्यों यू टी बचा है कि नहीं है। तो यहाँ देखो हम इसको निकालें क्षैतिज परास। क्षैतिज परास, क्षैतिज परास का मतलब क्या हो गया, यही क्षैतिज विस्थापन है। बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणे समय। तो वेग भी कौन सा लेंगे, क्षैतिज वेग लिया जाएगा, गुणे समय कौन सा लेंगे, ठीक है। यहां समय क्या लोगे, जल्दी बताओ, क्षैतिज लोगे। समय अदिश राशि है और अदिश राशि के कोई घटक नहीं होते हैं। तो समय यहाँ जो लेंगे, देखो कितने समय में क्षैतिज वेग हम परास निकाल रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लेता है उसको क्या कहते हैं, उड्डयन काल। क्या कहते हैं उसको, उड्डयन काल कहा जाता है। तो उस उड्डयन काल में, उड्डयन काल हमारा समय का काम करेगा यहाँ पर। तो हमारा क्या होता है, देखो हमारा विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर होता है वेग गुणे समय। विस्थापन हम कौन सा ले रहे हैं, क्षैतिज विस्थापन, उसी को परास कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को हम लोग परास कहते हैं, प्रक्षेप का। ये जो क्षैतिज दूरी है या क्षैतिज विस्थापन है, विस्थापन समझो, यही हमारा क्या है, यही हमारा परास है प्रक्षेप का। तो बताओ विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय। वेग यहाँ कौन सा लेंगे, जब विस्थापन हमारा क्षैतिज है तो वेग भी क्षैतिज। और समय क्या लेंगे, कितने समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, वो उड्डयन काल में पहुँचेगा। कितने समय में, उड्डयन काल में पहुँचेगा। आखिर उड़ ही नहीं रहा है, उड्डयन काल में ही पहुँचेगा ना। यहाँ से तक कितने समय पहुँचेगा, उड्डयन काल में। यहाँ से उड़ता हुआ गया, क्षैतिज दूरी जैसे से आगे बढ़ता जा रहा है, तय करता जा रहा है, और अंत में यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्षैतिज विस्थापन है इसी को कहते हैं प्रक्षेप का परास। आर से दिखाते हैं इसको। क्षैतिज वेग क्या है हमारा, क्षैतिज वेग हमारा क्या है, ये है यू कॉस थीटा जीरो। तो हो गया हमारा विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। कितना लेंगे, कितने समय में परास तय करेगा, पूरे उड्डयन काल में। तो यहाँ टी हो जाएगा कैपिटल टी। कैपिटल टी का मान कितना है, यू कॉस थीटा जीरो। ये कितना है, ये है 2u साइन थीटा जीरो अपान जी है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर हो जाएगा आर इक्वल टू यू को यू स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर और इंटू 2 साइन थीटा जीरो इंटू कॉस थीटा जीरो हो जाएगा अपान क्या हो गया जी। देखो हम जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, नहीं होता है, पढ़े होगे साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। तो यहाँ देखो 2 साइन थीटा जीरो इंटू कॉस 2 थीटा जीरो, यह साइन 2 थीटा का सूत्र है कि नहीं है ना। तो बताओ यहाँ पे हमें क्या मिला, आर इक्वल टू मिल गया हमें, यहाँ पे हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान क्या हो गया जी। यही हमारा सूत्र हो गया। सिंपली हम बता दें, क्षैतिज गति के लिए हमारा जो परास होता है, परास का मतलब हो गया क्षैतिज विस्थापन हो गया। क्या हो गया, क्षैतिज विस्थापन हो गया। उड्डयन काल के दौरान पूरा टोटल जितना गया है, उड्डयन काल के दौरान पिंड हमारा जितना क्षैतिज दूरी तय करता है, क्षैतिज विस्थापन तय करता है, उसी को कहते हैं परास। तो उसको अगर निकालते हैं दूसरे समीकरण से, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, तो क्षैतिज में कोई त्वरण न होने की वजह से ये पोर्शन इस्तेमाल नहीं होता है, यानी सीधे विस्थापन बराबर क्या इस्तेमाल होगा, वेग गुणे समय। तो यहाँ वेग कौन सा लेंगे, क्षैतिज घटना हो रही है तो वेग भी क्षैतिज लेंगे। समय क्या होगा, कितने समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, पूरे उड्डयन काल में पहुँचेगा, पूरे उड्डयन काल में, पूरे उड़ते उड्डयन काल में जितना उड़ने का समय है उसी में यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये हमने टी का मान यहाँ रख दिया। टी का मान हमने कितना निकाला है, 2u साइन थीटा बटे जी निकाला है। और क्षैतिज वेग क्या है, इसका क्षैतिज घटक u कॉस थीटा है। अब इसको हमने एक साथ कर लिया, यू स्क्वायर हो गया हमारा यहाँ पर, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक साथ कर लिया, यह साइन 2 थीटा का क्या हो गया, सूत्र हो गया। बस यहाँ जीरो है तो यहाँ जीरो हम इस्तेमाल करें। जीरो हमने कहा था, जीरो का मतलब हो गया प्रारंभिक वेग है, जिस वेग से उसको फेंका जा रहा है। यहाँ जीरो का मतलब सिर्फ वही है। ये हो गया हमारा प्रक्षेप का परास हो गया। ये समझा गया, इसमें सिंपल सामने लगा दिया। आर इक्वल टू क्या हो गया। अब इसमें देखो अधिकतम कब हमें मिलेगा। अभी हमने बताया अगर अधिकतम हमें चाहिए
तो यहाँ पे साइन क्या लगा है, साइन 2 थीटा है यहाँ पर, देख लो। अब यहाँ पर अगर हमें महत्तम परास चाहिए, किसके लिए, महत्तम परास, कोण के हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारी क्षमता उतने ही वेग, जैसे भाला फेंकने वाले होते हैं, भाला फेंकते हैं तो क्षमते जितना जिसकी ताकत होती है उतना ही फेंकता है। तो अब ये बात की जाए कि वो अपने जो वेग देगा, प्रारंभिक वेग, वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से देगा, भाला फेंकने वाले जो होते हैं। अब ये वेग तो निर्धारित हो गया, अब कौन सा कोण चुनेंगे तो ज़्यादा दूर जाएगा वो, भाषणा जी कौन सा कोण चुनेंगे। तो कोण यहाँ चुनने के लिए पहली चीज़ बता दें, अगर मान लो यहाँ से हम फेंक रहे हैं, यहाँ से कोण अगर चुनते हैं, मान लो हमारा वो हो गया, तो हमने क्या बताया इसमें, साइन थीटा बराबर 2 थीटा बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 अंश। साइन का अधिकतम मान कितना होता है 1, साइन का अधिकतम मान कितना होता है, यहाँ साइन 2 थीटा 0 का मान अधिकतम कितना होगा 1 होता है। और कब 1 होता है, जब कोण का मान क्या होता है 90 अंश होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। यानी थीटा 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे में इधर जाएगा तो भागे में, यानी अगर यहाँ थीटा 0 45 हुआ तो 45 गुना 90, कोण 90 हो गया, साइन 90 का मान 1, उसी समय अधिकतम मिलेगा। ठीक है, तो जो हमें परास मिलेगा वो अधिकतम परास मिलेगा। क्या मिलेगा, अधिकतम परास मिलेगा या महत्तम परास मिलेगा, हमें अधिकतम या महत्तम परास मिलेगा। इसको कहते हैं आर मैक्स। ठीक है, उसमें मिलेगा u² बटे g के बराबर मिलेगा। यानी यहां से अगर 30 अंश पे अगर हम फेंकते हैं तो ऐसे मिलेगा। ठीक है, मान लो 30 अंश हो गया, वैसे 30 अंश और कम आएगा। ठीक है, मान लो 30 अंश हमने फेंक दिया, ऐसे आ गया 30 अंश। मान लो हमने 45 फेंक दिया, ऐसे ऐसे हो गया, ये 45 हो गया, फिर ये 45 हो गया है ना। अगर हम इसको 60 कर दें तो फिर से ये ऐसे आ जाएगा, देखो फिर से ऊंचाई बढ़ जाएगी, ऊंचाई बढ़ती जाएगी, जैसे कोण बढ़ाते जाओ ऊंचाई बढ़ती जाएगी, लेकिन पिंड हमारा इधर आने लगेगा, फिर से वापस देख लो। देखो जैसे हमने 45 से बढ़ाया, फिर से ऊंचाई तो बढ़ेगी, लेकिन पिंड पहले से इधर आ गया। देखो 45 पे अधिक गया कि नहीं गया, 45 पे अधिक गया ना। अगर 45 से कम करते हैं तो भी पास में गिर जाएगा, अगर 45 से अधिक कर दिए तो ऊंचाई तो बढ़ जाएगी लेकिन इधर गिर जाए। और कोण बढ़ाओ, और कोण बढ़ा देंगे तो ऐसे ऊंचाई बढ़ जाएगी, पर पहले ही गिर जाएगा। देखो अंत में हमने कहा सबसे ज़्यादा ऊंचाई किस पे प्राप्त हो जाएगी, 90 अंश पे ऊंचाई सबसे ज़्यादा प्राप्त होगी, और क्षैतिज परास क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे 90 करोगे परास हमारा क्या हो जाएगा, क्षैतिज परास शून्य, जहाँ से उठाओगे वहीं गिर जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, अगर यहाँ नीचे से फेंक रहे हो तो यहाँ ठीक है, जैसे बॉल, जैसे फुटबॉल है मार रहे हो पैर से, तो ये सिस्टम ठीक है, ये फार्मूला भी तब ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, मान लो कोई व्यक्ति है यहाँ ऊंचाई से गिरा रहे हैं, इसको देखना, मान लो ऊंचाई से यहाँ गिरा रहे हैं। ठीक है, अगर ऊंचाई से गिरा रहे हो, ध्यान देना, अगर ऊंचाई से यहाँ गिरा रहे हो, मान लो कोण हमारा कितना हो गया, 45 हो गया, ये 45 हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 45। मान लो एक हमने, मान लो क्या कर दिया, एक हमने कम कर दिया, देखना ध्यान से, एक हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। देखो ये 30 अंश है। अब बताओ कौन ज़्यादा जा रहा है। अगर ऊंचाई पर से फेंक रहे हो तो ध्यान रखना अधिकतम परास हमें तब मिलेगा, अधिकतम जो होगा वह 45 से कम पे मिलेगा। किस पे मिलेगा, 45 से कम पे मिलेगा। ये तो मान लो ठीक है, ये कंडीशन भी सही है, लेकिन यहाँ धरातल से अगर फुटबॉल को जैसे पैर से मारते हो ना, फुटबॉल जमीन से जहाँ से मारे उसी सीध में गिर रहा हो, यानी एक समतल बराबर हो, जहाँ से शुरू हो रहा प्रक्षेपण बिंदु उसी के तल में ये भी हो, तब जाके ये तो ठीक है, ये वाला सिस्टम से 45 पे सबसे अधिकतम, जैसे यहाँ से फेंक रहे हो 45 सबसे अधिकतम मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी ऊंचाई बनना शुरू हो गई तो इसका मतलब 45 से हमें कम करना होगा। जैसे अगर कोई प्रक्षेपण वाला फेंकने वाला है तो उसको 45 से जरा सा कम करना होगा, क्योंकि उसकी कुछ अपनी की ऊंचाई होगी, और जब अपनी ऊंचाई होगी तो यही सिस्टम देखो अप्लाई होता है यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ ये सब चीज़ें हैं। अब मान लो 45 से ज़्यादा अगर हमने कर दिया तो भी कोई बात नहीं, देखो ऐसे हो जाएगा। यानी हर हाल में ज़्यादा किस में जा रहा है, 45 से कम वाले में, 30 पे नहीं 45 से कम वाले में, बस नहीं। और उस समय क्षैतिज वाला अगर होगा तो पूछना ही नहीं है, हो सकता है सबसे ज़्यादा क्षैतिज वाला ही चला जाए, 0 अंश वाला ही। तो ये डिपेंड करता है कितनी ऊंचाई पर है। तो हमने जो बताया 45 अंश पता है कहाँ लगेगा, यह जब हम धरातल पे जहाँ से फेंका जा रहा प्रक्षेपण बिंदु से उसी के तल में अगर गिराना हो तो
जैसे फुटबॉल ज़मीन से ज़मीन पे मार रहे हैं, तो फुटबॉल को पैर से मार रहे हैं, तो जब 90 अंश पे उसको मारेंगे तो सॉरी 45 अंश पे जब उसको मारेंगे तो उसमें उसकी रेंज सबसे अधिक होगी, क्योंकि पैर से मार रहे हैं ज़मीन पर और ज़मीन के ही सीध में वो गिरने वाला है। तो परास हमें अधिकतम कहाँ प्राप्त होगा? 45 अंश पे, बशर्ते प्रक्षेपण बिंदु और टक्कर का जो बिंदु होना चाहिए, गिरने वाला बिंदु, दोनों क्या होने चाहिए? एक ही समतल में पृथ्वी के समांतर होने चाहिए, तब ये 45 अंश वाला लागू होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर अगर कोई इंसान खड़ा होकर फेंक रहा है, ठीक है, इसमें जो प्रक्षेप हम कर रहे हैं इसकी सीमाएं भी होती हैं। सबसे पहली सीमा, प्रक्षेप की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे प्रक्षेप की जब ऊंचाई बहुत अधिक बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ने पे हमारा जी का मान घट जाता है, इससे हमारी गणना ही बदल जाएगी। तो ऊंचाई बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए और बहुत लंबा परास भी नहीं होना चाहिए। यहाँ से मिसाइल छोड़ दिए दूसरे कई जो है पार कर गए कई देश, तो जैसे कहने लगा बहुत लंबा अगर परास भी हो गया बहुत लंबा, तो जी के भी मान क्या होते हैं? अक्षांश पे बदलने से बदल जाता है। हम बताएंगे बाद में कि सबसे ज़्यादा जी का मान ध्रुवों पे होता है। उसके बाद जैसे से हम इधर विषुवत रेखा में भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, जी का मान घटता जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, हमारा जो परास होना चाहिए बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, जिससे जी का मान न बदले, नहीं तो गणना बदल जाएगी। ऊंचाई भी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए और प्रारंभिक वेग इतना अधिक भी नहीं होना चाहिए कि हवा के घर्षण वर्षण पता नहीं चले कहाँ चले गए, इतना ज़्यादा अधिक वेग भी नहीं होना चाहिए। तो इन बातों पे हमारी सीमाएं निर्धारित होती हैं प्रक्षेप की। ठीक है, बाकी तो प्रक्षेप का पालन होता है। अगर किसी बंदर को, कोई बंदर ऐसे पेड़ पर है, तुमने यहाँ से तोप लगा के निशाना ला बनाया, कहा इसको उड़ाई देंगे आज, ठीक है, बात सुना रही है, तो यहाँ से तोप अगर इसको निशाना लगा के छोड़ दिए और दूरी पर्याप्त है, तो ये मान चलो तुमने अगर सीधा इसका निशाना बनाया, पक्का उसको नहीं लगेगा, क्योंकि उसको बजरंगबली बचाने वाले हैं। ठीक है, पक्का नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे इधर जाएगा ना, ये हल्का सा प्रक्षेप पथ ले लेगा ये, और बंदर हमारा बच जाएगा। अगर उस समय बंदर, जैसे तोप चलती है, अगर तोप चलते ही बंदर देख लिया कि ये तो तोप चला रहा है, बजरंगबली नहीं बचाएंगे, हम भागेंगे अब, उस समय अगर इसने यहाँ पे छोड़ दिया अपना हाथ, तो पक्का उसको तोप लग जाएगी, क्योंकि यहाँ मुक्त रूप से गिरने में जो समय लगता है वही प्रक्षेप का भी काल होगा हमारा, उसमें उसको लग जाएगी तोप। अब भरोसा करके वहीं पकड़ के बैठ गया, तुम्हारा निशाना सीधा है, उसको लगेगा नहीं, क्योंकि प्रक्षेप का पथ क्या होता है? परवलयाकार होता है, सीधे नहीं जाएगी। तो भरोसा जरूरी है यहाँ पर, बात सुना रही है, तो काम हो जाएगा।